27 एज में 25 करोड़ की कंपनी बनाना है, वो भी रियल एस्टेट में, कैसे किया सर आपने? लेकिन मेरे को लिमिटेड नहीं रहना था। मेरे आपका घर बनने से पहले आपको कैसा दिखेगा वो उनको हम प्लान के ऊपर समझा के देते। जैसे आराम दोस्तों। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे के हडपसर एरिया में, और आज के हमारे जो फाउंडर्स है, आप यकीन नहीं करोगे कि उन्होंने 27 एज में 25 करोड़ की जो कंपनी बनाई है, और उनके अराउंड 500 प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए। यस, आज के हमारे जो फाउंडर्स हैं विजय सर, जिनकी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है, और उन्होंने जो फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है, जो नए फ्लैट्स लेने वाले, घर बनाने वाले, उनके लिए आज का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और तोड़ फोड़ होने वाला है। सो कहीं मिस मत करिए और आज का पॉडकास्ट देखिए। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर जय सिया राम सर। जय सिया राम। 27 एज में 25 करोड़ की कंपनी, वो भी रियल एस्टेट में, क्योंकि मैंने जितना सुना है कि रियल एस्टेट में बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ है बिजनेस करना। सो ये अचीवमेंट कैसे किया आपने टोटल? एक्चुअली ये जो जर्नी है ये मतलब इतनी आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। ओके। और लोगों को कैसा मतलब जो अभी दिख रहा है वही दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे वाला क्या समय था वो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो मैं आपको आगे बोलूंगा। ओके। तो जैसे मैंने पढ़ा है, आपका बैकग्राउंड एक मैकेनिकल इंजीनियर था और आपने शिफ्ट करके सिविल इंजीनियर में आपने करियर बनाया, तो ये क्या जर्नी क्या थी पूरा? एक्चुअली मेरा 10th के बाद डिप्लोमा में पढ़ाई मैकेनिकल से हुआ था, और उसके बाद मेरे को एक मेंटर ने सजेस्ट किया था कि विजय आपको मैकेनिकल में, मतलब मैंने उनको बोला था सर मेरे को मैकेनिकल में कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत सारे जगह देखा। तो एक मेंटर थे मेरे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम डिप्लोमा मैकेनिकल के बाद सिविल डिग्री भी कर सकते हो। ओके। तो उनका मैं वो सजेशन सुन के, और जो मार्केट का थोड़ा मेरे को जितना एक्सपीरियंस आया था उसके बेसिस पे मैंने ये मैकेनिकल टू सिविल शिफ्ट किया है। ओके। तो ये मीन्स सिविल शिफ्ट किया, लेकिन ये बिजनेस का कैसे स्टार्ट किया फिर आपने? यस, अभी ये बिजनेस का मतलब मेरे को डिप्लोमा के बाद ऐसा लग रहा था नहीं मेरे को कुछ अभी कमाने के पीछे लगना है, तो उसके हिसाब से मैंने डिग्री को एडमिशन ले लिया सिविल के। और उसी दौरान जो मेरे मेंटर थे वो आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने मेरे को उनके ऑफिस में बैठने का चांस दिया था। यस, तो उनके ऑफिस में मैं बैठते गया, और वहाँ पे मैंने आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान, सेंटर लाइन, 3D व्यूज, ये सब चीजें मैंने सीख ली एक साल में। तो उसी दौरान मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अभी कुछ एग्जीक्यूशन का पार्ट भी करना चाहिए। मैं पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग का कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को सिविल इंजीनियरिंग पूरी पढ़ाई होने तक रुकना नहीं है। मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट कर देना है, क्यों ना हम कंस्ट्रक्शन की कंपनी चालू करें। तो इसके लिए मेरे पास कुछ फंड्स तो नहीं थे, बट उसी पीरियड में हमने घर के लिए लोन लिया था। हमारा जो घर था उसको हम पहला एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर था, और हमें फर्स्ट फ्लोर करना था, उसके लिए हमने बैंक से लोन लिया था वो घर बनाने के लिए। तो मैंने मेरे घर वालों को कन्विंस कर लिया, देखिए मैं आर्किटेक्ट के फर्म में जॉब कर रहा हूँ उससे, और दूसरी बात मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट ईयर में मेरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, तो क्यों ना हम जो अभी घर बना रहे हैं वो हम खुद बनाएंगे। तो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा, और वो बोले ठीक है करेंगे। तो उसके लिए प्लानिंग वगैरह कैसे क्या, वो बोला सब मैं देखूंगा, आप सिर्फ देखते चली जाइए। तो मैंने फिर सब चीजें प्रिपेयर कर ली कि मैं लेबर कहाँ से लूंगा, मैं मटेरियल कहाँ से लूंगा, मैं फंड्स कैसे एडजस्ट करूंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सब प्लान कर लिया, और मैंने मेरे घर का पहले काम स्टार्ट कर दिया। मतलब जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी आप आज देख रहे हो उसका शुरुआत मेरे घर से स्टार्ट हुआ है। यस, दूसरे पे ट्राई करने से पहले आपने खुद का ही घर पे ट्राई किया। ओके। सो ये मीन्स आपने पूरा अच्छा बना के मीन्स लोगों को दिखाया गया ये यहाँ पे बनाया। और वही घर बनने से पहले मेरे को 2 आगे के ऑर्डर्स आ गए। यस, मतलब जो पहला मेरा घर था वो मतलब ऑलमोस्ट एक 80 to 90% कंप्लीट हुआ था। तो तभी मतलब मेरे को आगे से 2 काम आ गए, तो वही मैं काम करते करते चला गया, और आगे फिर मेरा ये जर्नी अच्छे से स्टार्ट हो गया। मीन्स कि आपने घर पे ट्राई करके वो लोगों ने देख के आपका कंपनी ग्रो हो गया। सो जो आपने घर से गांव में ये कंप्लीट किया घर का, तो ये फिर पुणे में कब शिफ्ट किया आपने? नहीं, एक्चुअली ये मेरा घर जो था ये पुणे सिटी में ही था, मांजरी लोकेशन में। तो आपने आपका घर तो बना लिया, और जो आपको आजू बाजू से भी 2 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या था सर? एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस ऐसा है कि आपको रेफरेंस से काम मिलेंगे, लेकिन वो लिमिटेड आपको मिलेंगे। लेकिन मेरे को लिमिटेड नहीं रहना था, मेरे को मैक्सिमम मतलब
साल में कम से कम 20-25 काम या कॉन्ट्रैक्ट करने का मेरा टारगेट था। तो मैं कैसे अचीव करता था, तो उसके लिए मैंने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखी, सुनी, तो वो मैं प्रैक्टिकली करते चला गया। जैसे कि मैं क्या करता था, उसकी A4 साइज के अपने जो प्रिंट आउट्स रहते उसके ऊपर लिखता था कि आर्किटेक्ट प्लान करके मिलेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन करके मिलेंगे। इस टाइप के मैं A4 A3 साइज के प्रिंट आउट रोज नाइट को 10 से 12 बजे तक मैं पूरे हमारे एरिया में, उसी समय बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही थी, तो वो मैं नाइट को पूरा मतलब लगातार चलता था। ओके, तो एकदम इस जुगाड़ू टेक्निक यूज करके Yes, आपने जुगाड़ू टेक्निक। राइट राइट। सो उससे बाद आपको नेक्स्ट लेवल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते चले गए। एक्चुअली वो जुगाड़ जो था, वो जुगाड़ मैंने किया, बट उससे जितना हम एक्सपेक्ट अभी कर रहे हैं रिजल्ट, उतना मेरे को शुरुआत के दिनों में नहीं आया। बट आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, साल, जैसे जैसे लोगों को मतलब रिक्वायरमेंट थी, वैसे लोग मेरे को कॉल करते थे, ट्रस्ट बनते गया। लेकिन उनको कम्युनिकेशन करने का जो मेरा तरीका था वो अच्छा लगता था, तो वो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलते चले गए। फिर मेरे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस से आते थे, कुछ मार्केटिंग से आते थे, तो ऐसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करते चला गया और आज जाके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत ही एक्चुअली इंस्पायरिंग है जर्नी, क्योंकि मैकेनिकल बंदा डायरेक्ट सिविल में आना और बिग कंपनी ग्रो करना और इस लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां देखी जो कि नहीं क्या सिविल लाइन में टिकती नहीं इस लेवल पे, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है इसमें। तो सर, जो आपने अभी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का जो फ्रेंचाइजी मॉडल निकाला है, अभी रिसेंटली आपने सेमिनार लिया था ऑर्चिड में, अराउंड आई थिंक 200 पीपल वहाँ पे आए थे। मैंने आप स्टोरी पे वगैरह देखा था। तो एक्चुअली इसका मीन्स आपका इंटेंशन क्या है एग्जैक्टली, कि क्या फ्रेंचाइजी में क्या आपको ग्रो करना है आगे? एक्चुअली हमें फ्रेंचाइजी में आना नहीं था, बट जैसे कि हमारी कुछ मार्केटिंग की अभी हमारी टीम काम कर रही है, हमारे पास पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया से कस्टमर्स की एक इंक्वायरी आ रही है, सर हमें घर बनवाना है, हमें बंगलो बनवाना है, तो वो सर्विस हमें आपसे चाहिए। बट मैं एक अकेला विजय पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में नहीं कर सकता। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं तो पूरे महाराष्ट्र या पैन इंडिया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे जैसे मैं बहुत सारे इंजीनियर्स में हर एक जगह खड़ा कर सकता हूँ। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो हमारा पुणे में ऑर्चिड होटल में प्रोग्राम हुआ, तो उसमें 200 लोग आए थे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ बिजनेस, एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर। ओके, सो आपने ये जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वाला मॉडल बनाया, ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल, ये फ्रेंचाइजी मॉडल और जो लोग गांव में अपने जो लोकल वेंडर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस है, और ये मॉडल का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कैसा मॉडल है? ओके, एक्चुअली जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, मतलब उनके पास इनकंसिस्टेंसी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनके कोई क्वालिटी चेक्स नहीं रहते। ओके, सेकेंड बात बतानी है तो उनको जो सेल्स आता है वो सब मतलब रेफरेंस से आता है। ओके, उसके बाद और देखा जाए तो उनका जो ग्रोथ है वो लिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि लिमिटेड ही उनके पास सेल्स है गाँव में वगैरह जितने लोग। तो ये हो गया लोकल्स वेंडर्स का प्रॉब्लम। अभी हमने इसके ऊपर सॉल्यूशन ये लाया है कि हमारा जो मॉडल है ये कंसिस्टेंटली वो लोगों को प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद उनको क्वालिटी चेक्स प्रोवाइड करेगा, उसके बाद जो उनका जो सेल्स का वर्क है वो पूरा हमारा काम मॉडल काम करेगा। उनको हम रेडी टू सर्व हम प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, प्रोजेक्ट आने के बाद जो उसको जो इक्विपमेंट लगने वाले, जो मटेरियल लगने वाले, उसका मीन्स आपके पास डायरेक्टली ऊपर के लेवल तक आपके कॉन्टैक्ट में जो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी उससे। ओके, और ये जो मॉडल है ये हम लोगों ने रिस्क फ्री मॉडल बनाया है। क्योंकि अभी इसमें देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको एक माइंड में है कि यार मैं इतना पैसा डालूंगा, मैं इससे बाहर निकलूंगा या उससे आगे जाऊंगा। तो उनको ये कुछ देखने की जरूरत नहीं। हमारा मॉडल हम लोगों ने ऐसा बनाया है, ये आपको मतलब आप फेल भी हो गए तो भी आपके पूरे पैसे आपको रिफंड करेगा। ये ऐसा मॉडल बनाया हम लोगों ने। ओके ओके, मींस आपका जो फ्रेंचाइजी लेने के बाद ये मॉडल आप बोल रहे कि फेल जाने वाला ही नहीं, जाने वाला है। यस, तो कैसे नहीं जाने वाला सर एग्जैक्टली? इसी के लिए, इसी के ऊपर तो हम लोगों ने वर्क किया है। मतलब इसका रीजन मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाई है। मतलब हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक कैसे करने वाले हैं, उसके बाद हमको प्रोजेक्ट कहाँ से आने वाले हैं, उसके बाद हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहेगा, ये सब हम लोगों ने ऑन पेपर वर्किंग सब किया है। ओके, यस। तो अभी जनरल जब हमारे गांव में और सिटी में जो लोग ज़मीन पे अपने लैंड में अपना रोज जो घर बनाते, तो जब वो लोग बनाते घर, तो उस टाइम क्या इम्पोर्टेंस रहता है कि उन्होंने वो पॉइंट्स चेक करने चाहिए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्चुअली वैसा देखा जाए तो इनिशियल हम लोगों ने पहला
आप गांव में बनाओ या सिटी में बनाओ, कहीं भी बनाओ, इसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस रहता है, वो करना चाहिए, लेकिन वो कोई भी फॉलो करता नहीं है। वो सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, मतलब वो सिस्टम जनरलाइज ही है, बट हमने उसको हमारा यूएसपी बनाया है। उसका प्रोसेस या वो क्या है मैं आपको बोलता हूँ। वो पहला चीज है हमारा डिजिटल सर्वे। मतलब डिजिटल सर्वे में अपने को पूरा एक प्लॉट का एक क्लियरेंस आता है कि वो प्लॉट कितने साइज का है, उसके बाद उसको कितना कंटूर लेवल है, क्या है, वो सब उसमें पता चलता है। उसके बाद हम करते हैं सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट में हमें पता चलता है कि अपने हम जो घर बना रहे हैं उसको कितने फीट पे हार्ड स्टार्टा है नीचे, क्योंकि जो अपना घर बनाते हैं उसको अपने को उसका जो फुटिंग है वो हार्ड स्टार्टा पे रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, उनको हम जब प्लानिंग का पार्ट आता है तो प्लानिंग में हम उनको वीआर टेक्नोलॉजी और बीएम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका घर बनने से पहले आपको कैसा दिखेगा वो उनको हम प्लान के ऊपर समझा के देते हैं। ओके मींस पूरा जब बनाने से पहले पूरा जो विजुअलाइज करके देते हैं कस्टमर को। और बाद में और उसके बाद में हम जैसे कि टेक्निकल चीज है तो उसमें हम हमारे मॉडल में 450 क्वालिटी चेक्स लिए हैं। एवरी स्टेज पे उसका क्वालिटी चेक्स होगा। आप बोलेंगे क्या क्वालिटी चेक्स है, तो क्वालिटी चेक्स में आपका पहला आएगा सेंटर लाइन चेक आएगा, सेंटर लाइन चेक के बाद आएगा आपका पीसीसी चेक आएगा, उसके बाद आपका प्लिंथ लेवल चेक आएगा, उसके बाद स्टेयरकेस चेक आएगा, स्टार्टर चेक आएगा, उसके बाद अपना स्लैब चेकिंग आएगा। तो ये छोटे बड़े सब चीजें हमने ये 450 क्वालिटी चेक्स में लिए हैं। थोड़ा अंदर की बात बताइए कि ये एक्चुअल में सिविल इंडस्ट्री में जो फ्रॉड होता है कि घर बनाने को लेते हैं लोग और वो बनाते नहीं घर, तो एक्चुअल में फ्रॉड क्या चलता है सर एग्जैक्टली? एक्चुअली क्या होता है, जब आपको घर बनवाना है तो आप क्या करेंगे, एक 4-5 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे, उनके पास से आप कोटेशन ले लेंगे। कोटेशन लेने के बाद आप देखेंगे कि किसका कोटेशन सबसे कम है और किसकी क्वालिटी अच्छी है, ये तो आप चीजें देखेंगे। लेकिन असल में देखा जाए तो जिसका कोटेशन कम रहेगा 100% उसकी क्वालिटी भी खराब रहेगी। लेकिन कस्टमर को ये लगता है कि नहीं, इसका कोटेशन कम है और ये मेरे को तो क्या 5-6 लाख रुपए बच रहे, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। लेकिन जो कंपनी आपको ज्यादा कोट कर रही है तो उसके पीछे कुछ इंटेंशन भी रहता है कि उनके क्वालिटी में उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हमारे एग्जिस्टिंग एक क्लाइंट थे, तो हमारा कोट उनको गया था 1 CR का और सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने उनको कोट दिया 90 लाख का। तो वो जो ओनर्स थे वो 90 लाख वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ चले गए, तो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। बट आफ्टर 6 मंथ 7th मंथ जैसे जैसे उनका आरसीसी काम खत्म हो गया, क्योंकि आरसीसी के वर्क्स में वो लोग ज्यादा अमाउंट निकाल के ले लेते, लेकिन जब फिनिशिंग काम का फेज आ गया तब वो लोग बोलने लगे सर नहीं, इतने अमाउंट में हमको परवड़ता नहीं है, ये अमाउंट कम हो रही है, तो आप इसमें कुछ तो एक 10-15 लाख रुपए बढ़ा दीजिए। तो तब जाके वो ओनर को पता चला यार ये काम लेने के लिए लोग अमाउंट कम देते हैं और आफ्टर 60-70% जैसे काम होता चलता रहता है तब लोग ये बोलते हैं कि सर परवड़ता नहीं है, नहीं, तो फिर ये बीच में काम छोड़ देते हैं। तो कस्टमर ने ये केयर करनी चाहिए कि जिसका कोटेशन ज्यादा भी है और उसका क्वालिटी भी अच्छा है और वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, उसका कम से कम एक 4-5 उसके जो रिसेंटली प्रोजेक्ट किए हैं वो सब कस्टमर से रिव्यू लेना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। राइट। तो सर आपने स्कैम के बारे में वो बाकी चीजें बताई, तो अभी इंडिविजुअली एक पर्सन है कि उसको फ्लैट लेना है और एक बंदा है कि उसको इंडिविजुअल हाउस लेना है, तो फ्लैट्स और इंडिविजुअल हाउस उसमें थोड़ा डिफरेंट बताइए प्राइस वाइज, और कौन सा बेस्ट रहेगा आपको क्या लगता है? एक्चुअली देखा जाए तो ये सब ये चीज जो है फ्लैट और इंडिविजुअल हाउस, ये आपके बजट और आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अभी हम मगरपट्टा सिटी में बैठे हैं, पुणे में। यस, तो अभी मगरपट्टा सिटी में आप देखोगे तो 4 BHK आपका 3 CR तक जाता है। और मगरपट्टा से आप 2 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो आपको 50 लाख पर गुंठा के हिसाब से आपको प्लॉट मिलेगा। आप 3000 स्क्वायर फीट भी प्लॉट ले लेंगे, फिर भी तभी भी आपका 1.5 CR का अमाउंट वहां पे स्पेंड होगा। और जो 1.5 CR जो अमाउंट बचता है उसमें आप बढ़िया सा 5 BHK बना सकते हैं। तो ये आपका माइंड क्या बोलता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बंगलो में रहना है या फ्लैट में रहना है। और इसका प्राइसिंग कैसा रहता है सर? मैं कैलकुलेट किए थे। नहीं, प्राइसिंग वाइज देखा जाए तो देखिए यहाँ पे भी आपकी 3 CR अमाउंट स्पेंड हो रही है, वहाँ पे भी आपकी 3 CR प्राइस स्पेंड हो रही है, जगह ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे आपको जगह ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे आपको कारपेट मिलेगा 1200 से 1500 तक, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 2500-3000 स्क्वायर फीट तक आपका जगह मिलेगा यूज करने के लिए। प्लस आपका इंडिविजुअल पर्सनल टेरेस रहेगा और लैंड में रहेगा खुद का।
इंडिविजुअल आपका गार्डन रहेगा, इंडिविजुअल आपका पार्किंग स्पेसियस रहेगा और आपका इंडिविजुअल टेरेस भी स्पेसियस रहेगा। और रूम साइज भी जो फ्लैट की है उससे इक्विवेलेंट तो बढ़िया ही मिलने वाली है आपको इंडिविजुअल घर। यस। सो आपके कहने से कि इंडिविजुअल होम मैं बनाना तो इंडिविजुअल हाउस के लिए आपको मतलब सजेशन होगा। यस, ओके। आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें, जो जर्नी आपकी जो लॉन्ग जर्नी है अभी, तो ये उसमें ऐसा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन उसमें बाद अचीवमेंट में आपने अचीव किया वो, तो ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसा बताया कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने अचीव किया? मैं शुरुआत से छोटे बड़े प्रोजेक्ट करते चला गया था, जैसे कि 1000, 2000, 5000 स्क्वायर फीट, 30,000, 40,000, 50,000। लेकिन मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से मेरे को एक प्रोजेक्ट आया था जिसका एरिया था 1 लाख स्क्वायर फीट। 1 लाख स्क्वायर फीट, ओके। जो एरिया था वो मेरे को बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन मेरे को एक ये था कि मेरे को जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा मैं उतना बड़ा, मैं उसके लिए भागूंगा, मैं उसके लिए उतना स्ट्रगल ले लूंगा। तो 4-5 लोगों में वो रेफरेंस की वजह से वो प्रोजेक्ट मेरे को मिल गया। ओके। तो वो प्रोजेक्ट चालू हो गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट एक्चुअली अभी बताएंगे तो वो चालू हम किया मई महीने में। तो मई महीने में उसका एक्सकवेशन कंप्लीट हो गया और जून जो अपना बारिश का समय है, तो बारिश के समय में मतलब एक्सकवेशन करके प्लॉट तो खुदाई करके लिया है, लेकिन आगे का काम तो हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो बारिश के समय वो पूरा भर जाएगा पानी। यस। तो वो बहुत मतलब चैलेंजिंग पार्ट था। तो हमारी सुबह 6 बजे पानी की मोटर चालू होती थी। तो जो वहाँ वॉचमैन था वो सुबह 6 बजे से 8, साढ़े 8 बजे तक पूरा पानी मोटर से बाहर निकाल लेता था। हाँ। और उसके बाद 9 बजे से बाद 6 बजे तक हमारे लोग काम करते थे। और 6 बजे के बाद काम होने के बाद रुकते थे, बीच में बारिश आ गई थोड़ी रुकते थे, लेकिन मोटर हमारा कंटिन्यू चालू था। तो वो 1 लाख स्क्वायर फीट का काम हम लोगों ने जून से लेके दिसंबर तक, और ये आरसीसी पीरियड था, आरसीसी का। वो पूरा पीरियड हम लोगों ने पानी में कर किया था। वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट था हमारे लिए। ओके। फिर बाद में कैसा कंप्लीट किया? फिर बाद में कितना टाइम लाइन में कंप्लीट किया वो? एक्चुअली हमने 1.5 साल का समय दिया था। ओके। और बारिश का जो पीरियड था उसमें हम ज्यादा रुके नहीं, इसके लिए वो 1.5 साल का जो पीरियड था वो हम अचीव कर पाए। ओके। तो मीन्स ये, और इसका पूरा कॉस्टिंग कितना है था? एक्चुअली ये पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट एक एवरेज 16 CR गया था। वो पूरा 16 CR का प्रोजेक्ट किया था। 16। ओके। थैंक यू विजय सर, आपने आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया, जीरो लेवल से आपने जो बड़ा वाला प्रोजेक्ट किया है, तो आपकी जो कंपनी है जो आने वाले साल में, उसमें आपका क्या विजन है कंपनी का? देखिए शशि जी, आपने जो अभी क्वेश्चन किया ना वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, और सेम क्वेश्चन मेरे एक मेंटर है, सेम उन्होंने वही क्वेश्चन किया था। तो उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक आंसर किया था। तो उनको मैंने बोला, देखिए सर मैं अभी पुणे लेवल तक काम करता हूँ। तो बोले आगे क्या विजन है? तो मैं बोला पुणे लेवल से मैं महाराष्ट्र लेवल तक जाना चाहता हूँ। तो वो बोले बस इतना ही? तो मैं बोला नहीं, मेरे को महाराष्ट्र लेवल से और इंडिया लेवल तक मैं काम करूंगा। वो बोले बस इतना ही? तो मैं बोला इंडिया लेवल से मैं एशिया लेवल तक सर काम करूंगा। तो बोले ये मेरे को और भी कम लग रहा है। तो बोला मैं इसके आगे तो मेरे पास सर शब्द नहीं है। तो वो बोले देख विजय, अभी आगे जाके कोई लोग मार्स पे भी रहने जाएंगे, तभी भी वो बोलने चाहिए कि मेरे को काम करवाना है तो इंजीनियर कंस्ट्रक्शन वाला से ही करना है। इतना बड़ा आपका विजन और इतना क्लियर आपका विजन होना चाहिए। तो थैंक यू विजय सर, आपने आज हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम दिया है और बहुत सारी चीज़ें बताई कि जो लोगों को घर बनाना है, जो सिविल में क्या फ्रॉड चलता है, क्या बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए, और जो अच्छा बिल्डर रहता है कैसे उसको सिलेक्शन करना चाहिए। तो आपके जो आपने खुद से पहले इंटरप्रेन्योर आप है घर पे, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग इंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, उनके लिए एक थोड़ा सा क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए सर, मैं सभी दोस्तों से एक कहना चाहता हूँ जो अभी यंग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अभी उतरे हैं। तो दोस्तों देखो, आपको काम करने के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस के लिए काम की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आप स्टार्ट करो, आफ्टर फ्यू डेज आपको सक्सेस मिलने ही वाला है। यस यस, बहुत बढ़िया आपने सर बताया। और थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे व्यूअर्स के लिए और मुझे एक्सेप्ट किया इन्विटेशन। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? आई होप आज का पॉडकास्ट सबको पसंद आया होगा, क्योंकि विजय सर ने जो सिविल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइड में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, डीप होल रहते हैं, और जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है घर हम बनाते समय, उन्होंने सब पॉइंट्स कवर किए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ इग्नाइट माइंड को फॉलो करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फाउंडर के साथ। थैंक यू।